वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। आखिर यूक्रेन को लेकर लोग क्या सोचते हैं? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी यूक्रेन गए? ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चल रहे हैं। यूक्रेन पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा है कि हम शांति का संदेश लेकर आए हैं। अगर आप देखें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रसिया भी होके आए हैं। जी हां, रूस के साथ उनकी मीटिंग हुई और उसके बाद अचानक से यूक्रेन चले गए। तो इसलिए लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे थे। लेकिन वहां जाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है, अगर उसे आप देखें तो उससे बहुत सारी तस्वीरें साफ होती हैं। और खासकर सबसे बड़ी बात कि भारत का जो कद है वो बढ़ता हुआ दिखता है। मतलब विश्व पटल पर भारत एक ताकतवर भारत के रूप में अब नजर आने लगा है। वैसे पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे में भारत और यूक्रेन के बीच 4 महत्वपूर्ण समझौतों की बात हुई है। लेकिन खास उत्सुकता इस बात को लेकर रही है, क्या विश्व शांति के लिए मोदी की यह यात्रा कारगर होगी? जी हां, हर किसी की नजर है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत क्या इस युद्ध विराम को कराने में सफल होगा? जी हां, नरेंद्र मोदी का यह कहना कि शांति बरकरार रहनी चाहिए बड़ा खास है। पहले रूस के साथ जाकर बात करना और अब यूक्रेन के साथ, यह बताता है कि भारत अब कितना बड़ा महत्व रखता है। खासकर तब जबकि रूस और यूक्रेन में 2.5 साल से युद्ध चल रहा है। क्या भारत शांति के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकता है? यह भी लोगों के मन में सवाल चल रहा है। अगर कुछ बिंदुओं पर हम नजर डालें तो कुछ तस्वीर शायद साफ हो सकती है और आखिर क्यों का थोड़ा सा जवाब मिल सकता है। ज्यादा समय नहीं हुआ, केवल 6 सप्ताह पहले पीएम मोदी की रूस यात्रा को इस आलोक में देखा जाना चाहिए कि तीसरी पारी संभालने के बाद पीएम मोदी रूस की यात्रा पर गए। तब यही कहा गया कि मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के पारस्परिक हितों को लेकर थी। जिस तरह भारत रूस के बीच आर्थिक व्यापारिक समझौते हुए, उससे यात्रा के महत्व को समझा जा सकता है। लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर दुनिया बहुत गौर से देख रही थी, बात कर रही थी। रूस यूक्रेन की युद्ध की छाया में इस यात्रा को देखा गया था। गौरतलब है कि मोदी की मास्को यात्रा नाटो सम्मेलन से ठीक पहले हुई थी और मोदी के 2 दिवसीय रूस के दौरे पर भी आर्थिक, व्यापार, रक्षा, सौदा, तकनीक, तमाम पहलू अपनी जगह पर थे। ऐसे में अमेरिका, पश्चिम देशों और यूक्रेन के जरिए भी यात्रा को संशय के रूप में देखा गया था। मतलब हर कोई ये देख रहा था कि आखिर भारत करना क्या चाहता है। यहां तक कि भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने भी विपरीत बयान दिया और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी उस यात्रा को अनुचित बताया था। हालांकि उस समय भी भारत का स्वर यही था कि युद्ध शांति का समाधान नहीं लाते हैं और युद्ध बातचीत पर ही आकर रुकते हैं। भारत ने दृढ़ता से कहा था कि वे युद्ध का समर्थन नहीं करता। यह सीधे सीधे रूस को एक संदेश था। यूक्रेन की राजधानी कीव में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत पूरे जोश और उत्साह से हुआ। निश्चित भारत के पीएम ने यहां अपने अपने व्यापारिक आर्थिक हित भी साधे हैं। गौरतलब है कि युद्ध से पहले भारत और यूक्रेन का व्यापार $1 बिलियन था। इसलिए भारत यूक्रेन के 4 अहम समझौतों को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। लेकिन वास्तव में पीएम मोदी का यूक्रेन में होना उस देश की संप्रभुता के लिए भारतीय समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। 1991 में रूस अलग होने के बाद यूक्रेन में कभी कोई भारतीय प्रधानमंत्री नहीं गया था। इस तरह 4 दशक बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस देश में पहुंचा और पोलैंड की राजधानी वार्सा से कीव तक पहुंचने के लिए 700 किलोमीटर रेल की यात्रा भी करनी पड़ी है। तो स्थितियों को समझा जा सकता है कि मकसद क्या है। अगर युद्ध विराम के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है तो उसकी वजह भी है। भारत ने अपनी नीतियों को स्पष्ट रखा है। बिना खेमेबाजी में फंसे भारत ने जहां अपने और रूस के रिश्तों की अहमियत को भी समझा है, वहीं मानवीय सरोकारों पर रूस के समक्ष विश्व शांति की बात कहने से भी हिचका नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस में पुतिन से यह भी कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है,
भू राजनीतिक मसलों का हल गोली बारूद से नहीं निकल सकता। इसलिए जब पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर आए हैं तो वहां मोदी के प्रति विश्वसनीयता कायम है कि एक बड़ी पहल नरेंद्र मोदी खासकर भारत कर सकता है, और खासकर भारत की ऐसी अपनी छवि भी बनी है कि वे एक ही दायरे में कीव और मॉस्को के साथ बेहतर संपर्क रखते हुए समाधान की दिशा में सार्थक बातचीत का रास्ता निकाल सकता है। यूक्रेन ने युद्ध की इन परिस्थितियों में भारत की भूमिका को भी एक तरफ से देखा है, और रूस भी मोदी के यूक्रेन पहुंचने पर विचलित नहीं हुए हैं। तो यह भारत की इस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी लगती है, कहीं ना कहीं से भारत की कूटनीतिक सफलता भी कह सकते हैं। और विश्व पटल में इस राजनीतिक भूमिका को धमक के रूप में भी देखा जा सकता है। भारत की कोशिश रही है कि दोनों देशों में आपसी बातचीत के जरिए ही जो समाधान है वो हो। गौर कीजिए, जून में अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन में भारत ने इसलिए हिस्सा नहीं लिया था कि वहां पर रूस आमंत्रित नहीं था। यह बड़ा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट भी है ये एक। इस तरह पश्चिम देश और अमेरिका भले ही रूस पर भ्रुकुटी ताने हुए थे, लेकिन भारत ने उसे तरजीह न देकर अपने पुराने दोस्त को महत्व देना ही उचित समझा, और दुनिया को यह भी बताया कि भारत शांति समझौता चाहता है, वे किसी के दबाव में विदेश नीति तय नहीं करता। भारत का रूस दोस्त था, दोस्त है और दोस्त रहेगा, यह संदेश भी दिया। भारत की नीति सबको मेज पर लाकर आपसी बातचीत से समस्या का समाधान कराने की रही है। भारत की भूमिका को इस तरह भी रेखांकित किया जाता है कि भारत हमेशा निर्बल कमजोर देशों की आवाज बनता है, दुनिया के मंचों पर उनकी आवाज उठाता रहा है। ऐसे में भारत का सदैव मानना रहा है कि युद्ध की विभीषिका को हमेशा कमजोर देश ज्यादा झेलते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी संकट हो भारत उसके समाधान की दिशा में तत्पर रहता है। यह नहीं कहा जा सकता है कि भारत अपने हितों के लिए युद्ध को बढ़ावा देती नीतियों पर साथ खड़ा हो जाए, इसलिए दुनिया में जिस देश को समाधान के लिए सबसे सक्षम माना गया है वह भारत ही है। भारत के तार सबसे जुड़े हुए हैं। भारत पश्चिम और रूस दोनों के साथ समान तरह से जुड़ा है, इसलिए पोलैंड, यूक्रेन और उससे पहले रूस की यात्रा को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है। अगर आज के संदर्भ में विश्व भर में पीएम नरेंद्र मोदी की छवि ग्लोबल नेता के तौर पर बनी है, तो कहीं ना कहीं में भारत की कूटनीतिक जीत है। विश्व भर में नेताओं, संगठनों से सहज संवाद में उन्हें सबसे सक्षम नेताओं में माना जाता है। नरेंद्र मोदी की खासियत यही रही है कि उन्होंने ऐसे देशों से भी संपर्क किया है जिन पर देश दुनिया का ध्यान बहुत कम गया है। भारत में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद इस बात की उम्मीद उनसे और बढ़ी है कि युद्ध के शांति समाधान के लिए अपने पहल को वो और तेज करेंगे। ये साफ झलकता है कि मोदी जिस देश में जाते हैं भारतीय समुदाय के अलावा उस देश के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। इस समय की परिस्थितियों में जहां वे दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह यूक्रेन उनकी रूस की यात्रा पर गौर कर रहा था, ऐसे ही रूस भी उनकी यूक्रेन की यात्रा पर गौर कर रहा है। और देखने लायक बात यह है कि रूस की तरफ से इसे लेकर कोई विपरीत टिप्पणी नहीं की गई है। यहां तक कहा गया है रूस की तरफ से कि जब तक भारत के प्रधानमंत्री वहां रहेंगे तब तक मिसाइली हमला नहीं किया जाएगा, मतलब कि एक तरीके से शांति बढ़ती जाएगी। तो क्या माना जाए कि किस तरह कुछ पहलुओं पर आश्वस्त होकर मोदी कीव की ओर गए हैं? इसे लेकर भी बहुत सारे लोगों में उत्सुकता है, इसे लेकर भी बहुत सारे लोगों में चर्चा है, और खासकर पूरे विश्व में इस बार नरेंद्र मोदी के जाने की चर्चा बनी हुई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका और बढ़ रही है। भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत के इस प्रभाव में भारत की भूमिकाएं और भी बढ़ जाती है। और छोड़ देखें तो मेज पर वार्ता को लाने और शांति समस्या के समाधान की दिशा में भारत सबसे सहज देश के रूप में देखा जा सकता है। और मोदी के नेतृत्व में भारत को मजबूती मिली है, भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्व मिल रहा है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र चीन को उसकी सीमाओं में रोकना चाहते हैं वो भारत की ओर अपेक्षा से देखते हैं। भारत ने धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत किया है। चीन और भारत की नीतियों में बड़ा फर्क है। दुनिया के मंच पर भारत की प्रगति चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाती है, इसलिए भारत की बात सुनी भी जाती है। संभव है लड़ रही शक्तियां भारत के इशारों को समझें।
भारत आज गुट निरपेक्षता के दायरे को तोड़कर बहुपक्षीयता के पक्ष पर चल रहा है। पहले भारत दूरी बनाए रखने के सिद्धांत पर चलता था, आज भारत सबसे निकटता के सिद्धांत पर चल रहा है। इसी सिद्धांत पर वे रूस यूक्रेन दोनों को किसी ऐसे बिंदु पर लाना चाहता है जहां शांति स्थापित हो सके। गौर करने लायक बात यह है कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच समाधान की दिशा में कई प्रस्ताव ऐसे लाए गए हैं जो या तो एक पक्षीय थे या उनसे समाधान निकलना और समाधान मिलना मुश्किल था। भारत ऐसे प्रस्ताव से दूर रहा। कई प्रस्ताव सीधे सीधे रूस को नसीहत देते हुए दिखते थे। इस तरह शांति शिखर वार्ता में भी भारत ने स्पष्ट कहा था कि कोई भी प्रस्ताव तभी अनुकूल होगा जब दोनों को मंजूर होगा, मतलब दोनों लोग उससे सहमत होने चाहिए। इसी दिशा में कोई सधे कदमों से चल रहा है तो वह भारत है। इसीलिए यूक्रेन की राजधानी में मोदी के आने पर उत्साह देखा गया है। मतलब हर किसी को आशा है, उम्मीद है कि भारत शांति का मसीहा बन सकता है, भारत शांति का संदेशवाहक बन सकता है और भारत भी इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार दिखता है, बशर्ते दुनिया में युद्ध के बादल हटे और दुनिया एक बड़े संकट से निजात पाए। गौर किया जाना चाहिए कि भारत ये पहल केवल अपनी मंशा से नहीं कर रहा है। दुनिया लड़ते लड़ते थक गई है और लड़ाई का कोई अंत नहीं है और लड़ाई से कोई हल भी नहीं निकलता। पश्चिम देशों के नेताओं ने भी मोदी से आग्रह किया कि वे अपने मित्रता के चलते रूस के राष्ट्रपति को समझाएं। ऐसा नहीं है कि दुनिया इसका समाधान नहीं तलाश रही, लेकिन चीजें इतनी आगे तक चली गई हैं कि अब भारत के मार्गदर्शक के तौर पर आगे आने से समाधान की उम्मीद बनती दिख रही है। और यही कारण है कि इस यात्रा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। वैसे तो चर्चा रूस की यात्रा को लेकर भी थी, लेकिन रूस के बाद यूक्रेन जाना यह अपने आप में दर्शाता है कि वास्तव में भारत कोई बड़ी पहल कर सकता है, भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। आपकी क्या राय है यूक्रेन को लेकर? आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में भारत शांति दूत बन सकता है? तो अपनी राय अवश्य में दीजिएगा, अपने कमेंट्स अवश्य में लिखिएगा, क्योंकि आज भारत विश्व स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार दिख रहा है। ऐसे में आपकी राय भी बड़ी अहम है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।